तो ये बात है सन 2000 की। 2000 के दिसंबर की एक रात को 11:15 बजे एक शख्स जिसका नाम धीरेंद्र सिंह है, वो एक नैनी गांव में कॉल करता है। और धीरेंद्र सिंह ये कॉल करता है इलाहाबाद से। ये एक मीडिया हाउस में, एक प्रिंट मीडिया में काम करता था। और ये जब 11:15 बजे जिस गांव में कॉल करता है, नैनी गांव में, वहाँ पर जिस शख्स को कॉल करता है उसका नाम होता है राम निरंजन। और ये कॉल करने के बाद सामने से फिर एक कॉल आता है और उसके बाद धीरेंद्र सिंह का कभी कोई पता नहीं चलता। तो अब 1-2 दिन बीत जाते हैं। धीरेंद्र सिंह के घर वालों को लगता है कि हो सकता है, चूँकि मीडिया के आदमी हैं तो इधर उधर न्यूज़ के चक्कर में, स्टोरी के चक्कर में जाते रहते होंगे, तो आ जाएंगे घर पे। लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं, 5 दिन बीत जाते हैं, हफ्ता बीत जाता है। उसके बावजूद जब धीरेंद्र सिंह घर नहीं आता तो धीरेंद्र सिंह की पत्नी को, उसके माँ बाप को चिंता होती है कि आखिर ये शख्स गया कहाँ। तो अब धीरेंद्र सिंह के जो घर वाले हैं वो धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं पुलिस स्टेशन में कि आखिर पता तो लगाया जाए कि धीरेंद्र सिंह है कहाँ। तो अब पुलिस धीरेंद्र सिंह की छानबीन में लग जाती है, लेकिन उनको हाथ पांव मारने के बाद सब जगह से ये भी पता करते हैं वो कि किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, या कोई ऐसा तो नहीं जिसके ऊपर ये न्यूज़ बना रहा हो और वो कंट्रोवर्शियल फिगर हो, या कोई बाहुबली से इसने पंगा ले रखा हो। तो पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और फिलहाल उसकी लाइफ में ऐसा कोई टसल चल भी नहीं रहा था। तो पुलिस सारे एंगल से इसकी जांच करती है, लेकिन थक हार कर बैठ जाती है। लेकिन उनको कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे इस्टेब्लिश किया जा सके कि शायद ये शख्स हो सकता है इसके पीछे। अब वो ऐसा टाइम था जब तक मोबाइल जो थे वो मार्केट में आ चुके थे, धीरेंद्र सिंह भी यूज़ करता था। तो पुलिस सोचती है कि क्यों ना धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट जो आई है उसके लिए हम इसके मोबाइल के डेटा को खंगालें कि इसके मोबाइल से इसने कॉल कहाँ किए थे। अच्छा, इससे पहले एक और ये था कि जिस तरह से धीरेंद्र सिंह की गुमशुदगी हुई है, उसी तरह से इसी थाने के आसपास, इसी इलाके में लगभग 14 लोग और गुमशुदा हो चुके थे, इवन मोर। तो पुलिस उन सारे लोगों की जो रिपोर्ट है, मिसिंग की जो रिपोर्ट है, वो भी लेती है और कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करती है कि इनके बीच में कुछ लिंक मिल जाए। तो उस लिंक के बेसिस पर हमको धीरेंद्र सिंह का पता लगाना आसान पड़ जाएगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि हर शख्स अलग है, हर शख्स की कास्ट अलग है, कोई शख्स ड्राइवर है, कोई पेंटर है, कोई क्या है, तो किसी में भी कोई लिंक नहीं बैठता, कोई तार नहीं जुड़ते। लेकिन ये जो केस था, ये चूँकि एक मीडिया पर्सन का था, तो मीडिया भी हावी होती है पुलिस पर कि आपको इसके लिए कुछ एक्शन लेना होगा, जल्दी से जल्दी, यू हैव टू रिजॉल्व दिस। अदरवाइज चूँकि मीडिया देश की बुनियादी ढांचे का चौथा स्तंभ है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस भी इस मामले में ये सब जानती थी कि अगर मीडिया के हत्थे चढ़ गए तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो पुलिस हाथ पांव मारती है, लेकिन कुछ पता चलता नहीं है। फाइनली पुलिस तय करती है कि धीरेंद्र सिंह के मोबाइल के डेटा को खंगाला जाए। जब धीरेंद्र सिंह के मोबाइल के डेटा को खंगाला जाता है तो कुछ ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ें निकलती नहीं हैं। जो रेगुलर कॉल थे वही हो रहे थे, लेकिन एक कॉल था जो कि पुलिस को हैरान करता है, और वो था रात को 11:15 बजे। लास्ट जो कॉल धीरेंद्र सिंह के फ़ोन से गया था, उसके बारे में जब पुलिस डिटेल देखती है तो पुलिस को पता चलता है कि इलाहाबाद के पास एक नैनी करके गांव है, वहाँ पर एक औरत है जिसका नाम है फूलन देवी, जो कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत की मेंबर है। उसके घर पर धीरेंद्र सिंह ने कॉल किया था और एक कॉल उधर से भी आया था। तो पुलिस इस कॉल रिकॉर्डिंग के बेसिस पर जाती है राम निरंजन के घर पे, और वो सबसे पहले फूलन देवी से पूछताछ करती है, उसके बाद राम निरंजन से पूछताछ करती है। और राम निरंजन बोलता है कि चूँकि मेरी वाइफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत की मेंबर है, तो उस सिलसिले में कभी कभी धीरेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ आते थे, हमारी उनसे बात होती थी। हम ठहरे एक छोटे लेवल के पॉलिटिशियन और वो ठहरे एक मीडिया कर्मी, तो हमारी इस सिलसिले में बात होती रहती थी और फ़ोन पर कभी बात होती, कभी वो मिलते रहते। तो हमारा सिर्फ इतना ही सिलसिला था। तो पुलिस को भी लगता है कि हाँ, जेन्युइन बोल रहा है, कोई इशू नहीं है, और पुलिस वापस से अपने काम में लग जाती है। लेकिन कई दिन के बाद छानबीन करने के बाद भी जब पुलिस को लगता है कि ये मीडिया का जो है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, धीरेंद्र सिंह के घर वालों का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो पुलिस इस केस को फिर से स्टार्टिंग से
इन्वेस्टिगेट करने का सोचती है और उनकी सुई एक ही जगह पर आकर अटकती है कि लास्ट टाइम जो इसका कॉल गया था रात को 11:15 वो इसी जगह पर क्यों किया, और ख़ासकर नैनी गांव, क्योंकि वो इतना छोटा गांव है कि और गांव में आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर भी नहीं निकलता, घर में कोई एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, लोग सो जाते हैं और सुबह जल्दी होकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जो कि गांव का आमतौर पर एक कल्चर होता है। तो पुलिस को ये शक होता है कि कुछ न कुछ जो भी अपने को सुराग मिलेगा वो वहीं से मिलेगा। तो पुलिस वापस जाती है राम निरंजन के पास, और इस बार क्या है कि जब पुलिस सेकंड बार जाती है तो राम निरंजन भी थोड़ा अंदर से जो एक आपका जो डर होता है ना, वो कहीं ना कहीं बाहर भी निकलता है। और चूँकि राम निरंजन के घर जाती है, उसकी वाइफ से पूछताछ करती है, तो पुलिस बैकग्राउंड में इसकी बाकी चीज़ों की भी तलाशी लेती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये राम निरंजन थोड़ा अजीब सा आदमी है, 37 साल इसकी उम्र है, एक डिपो में ड्राइवर की नौकरी करता है, और इसकी जो वाइफ का नाम फूलन देवी है, वो फूलन देवी एक्चुअल में इसका नाम नहीं था, इसकी वाइफ का नाम कुछ और था जो इसने बदल के फूलन देवी कर लिया। इसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है अदालत और दूसरे का नाम है जमानत। पुलिस को लगता है कि ये थोड़ा अजीब सा पर्सन है, लेकिन पुलिस सोचती है कि इसके ऊपर शक करना तो जायज़ नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस सोचती है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब पुलिस थोड़ी देर तक राम निरंजन से पूछताछ करती है तो राम निरंजन, पुलिस को पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो बोलता है कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे दाल पीनी है। तो पुलिस को थोड़ा अटपटा लगता है कि क्या बकवास कर रहा है, इसको कहाँ दाल पीनी है, हम किस केस के चक्कर में आए थे और इसको यहाँ पर दाल पीनी है। लेकिन पुलिस कहती है ठीक है भाई, इसको कटोरे में एक दाल लेकर आओ। तो वो बोलता है कि नहीं, कटोरे में नहीं, मुझे कुकर भरी दाल चाहिए और वो मैं कटोरे से पीऊँगा। तो पुलिस उसके लिए कुकर भर कर दाल वहाँ पर बनवाती है, और राम निरंजन पूरा का पूरा कुकर एक एक कटोरी करके पूरा का पूरा कुकर चट कर जाता है। उसके बाद वो पुलिस को बोलता है कि ठीक है, अब चलो मेरे साथ, और वो पुलिस को लेकर जाता है अपने फार्म हाउस पे। फार्म हाउस अगर देखा जाए तो उसका फार्म हाउस कुछ नहीं था, एक खेत था, उसके ऊपर एक मकान सा, कमरे सा बना हुआ था, तो वही उसको ये फार्म हाउस बोलता था। तो अब जब फार्म हाउस पे वो व्हीकल के नाम पर इसके पास एक टाटा सुमो थी, तो क्या पुलिस को इस टाटा सुमो में ले जाता है, और पुलिस अपनी गाड़ी के साथ भी चलती है। तो जब फार्म हाउस से पहुंचते हैं, पुलिस इधर उधर तलाशी लेती है, पुलिस को इधर कुछ मिलता नहीं है। तो पुलिस पूछती है राम निरंजन से कि हाँ जी बताइए, अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राम निरंजन कहता है कि राजा कलंदर दुनिया का सबसे ज़हीन, सबसे तेज़ दिमाग आदमी है, और उससे ज़्यादा ज़हीन दिमाग और कोई इस दुनिया में है नहीं। और ये जो आप खेत देख रहे हैं, यहाँ पर राजा कलंदर सुनवाई करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने कुछ कसूर किए हैं, और उसके बाद राजा कलंदर उनको उनके किए की सज़ा देते हैं। तो पुलिस को अजीब लगता है कि ये अभी तक राम निरंजन था सीन में, अभी धीरेंद्र सिंह सीन में था, अभी ये राजा कलंदर कौन है और ये कहाँ से सीन में आ गया। तो पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुलिस बोलती है कि ठीक है, यू कैरी ऑन विथ योर बकवास, और पुलिस उसको पेशेंस रख के सुनती है। तो वो पुलिस को अब यहाँ पर जो चीज़ बताता है वो बड़ी हैरानी करने वाली थी। अब वो पुलिस को एक बोरे में से एक नरमुन टाइप का एक ह्यूमन स्कल निकालता है, और वो पुलिस को बताता है कि ये देखिए, ये श्रीवास्तव जी का है। तो पुलिस को स्टार्टिंग में हैरानी होती है, तो पुलिस और बोलती है कि आप बताइए कि बाकी उस बोरे में क्या है। तो वो निकालता है कि ये देखिए, ये अशोक का है, ये इसका है, ये उसका है, इस तरह से वो सारों के नरमुन बताता है। पुलिस को एक केस समझ में नहीं आता है। फिर पुलिस बोलती है कि धीरेंद्र सिंह का कहाँ है। तो यहाँ पर राम निरंजन बोलता है कि नहीं, इनमें धीरेंद्र सिंह का कोई नहीं है। धीरेंद्र सिंह का रीवा के पास एक नदी में हमने फेंक दिया है, तो उसका धड़ अलग है, उसका सिर अलग है। अगर आप चाहें तो मैं रीवा के पास आपको लेकर जा सकता हूँ। तो पुलिस को लगता तो है कि शायद ये ले जाए, शायद ना ले जाए, लेकिन पुलिस के पास और कोई चारा था नहीं, क्योंकि उनके पास कोई क्लू भी नहीं था कि अब इससे आगे कहाँ जाएंगे। तो पुलिस बोलती कि ठीक है, आपको लगता है रीवा, ठीक है रीवा चलते हैं। तो अपनी टाटा सुमो में पुलिस को बिठा कर चलता है, और यहाँ पर वो रीवा के जिस इलाके में बताता है पुलिस को, एक तालाब था, उस तालाब में उसने धीरेंद्र सिंह की लाश को फेंक दिया था। और वो तालाब में जब लाश को फेंका, उसी के साइड में कुछ दूर पे उसने धीरेंद्र सिंह का जो सिर है वो भी गाड़ दिया था। तो पुलिस लाश को बरामद करती है पूरी तरह से,
और उसके बाद पुलिस का जो ये अभी तक जो पुलिस कन्फ्यूज़न में थी, ये इस कश्मकश में थी कि ये शख्स क्या वही है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाती है और पुलिस को लगता है कि यही वो शख्स है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो पुलिस स्टार्टिंग में तो खैर पुलिस ने बत्ती दे दी थी कि ठीक है हम आप पे कोई सख्ती नहीं करेंगे, लेकिन अब पुलिस को सख्ती आजमानी पड़ती है। पुलिस उठाती है राम निरंजन को उर्फ राजा कलंदर को और उससे पूछताछ करती है उसके फार्म हाउस पे ले जाकर। और सारी खोपड़ियाँ जो है उसके ऊपर जब पुलिस देखती है तो उसके ऊपर उनके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कायस्थ की खोपड़ी है, ये राजपूत की खोपड़ी है, मुस्लिम की खोपड़ी है, इस तरह से सारी डिटेलिंग उस पर लिखी हुई है। तो जब पुलिस पूछती है कि ये जो सारी खोपड़ियाँ हैं इनके साथ तुमने किया क्या और ये खोपड़ियाँ क्यों रखी और इनके धड़ कहाँ हैं, तो कहता है कि राजा कलंदर बहुत ज़हीन दिमाग आदमी है, उससे ज़हीन दिमाग आदमी इस दुनिया में कोई नहीं है। और राजा कलंदर जो दुनिया के दूसरे ज़हीन दिमाग आदमी हैं उनको लाता है, उनके साथ इंसाफ करता है, फिर उनकी खोपड़ियों का सूप बनाकर पीता है ताकि उसका ज़हीन दिमाग और ज़्यादा ज़हीन हो, और इसके अलावा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। जब पुलिस इससे थोड़ी और पूछताछ करती है, इसकी घर की छानबीन की जाती है, तो पता चलता है कि राम निरंजन के घर पर एक डायरी है। उस डायरी में 14 पेज भरे हुए हैं और सारे 14 पेज पर सारे विक्टिम्स के नाम है जिसको उसने अभी तक मारा था। और पुलिस जब खोपड़ियाँ गिनती है तो वो भी 14 की 14 निकलती है। तो पुलिस इससे पूछती है कि सबसे पहला विक्टिम तुम्हारा कौन था, तो वो कहता है कि सबसे पहला विक्टिम मेरा एक पहचान वाला था जिसने मुझे लिफ्ट देने से मना कर दिया था। तो मैंने उसको अपने खेत पर ऐसे ही इनवाइट किया, उसको शराब परोसी। उसके बाद उस सर्दी का मौसम था और ये काम मैं 1998 से करता आ रहा हूँ। सर्दी का मौसम था, शराब पिलाई उसको, पीछे से हमारे साले साहब वक्शराज जी आए और उसको एक जो देसी कट्टा होता है उससे गोली मारी। उसके बाद हमने सिर अलग किया, धड़ अलग किया, धड़ को हमने गाड़ दिया, सिर को छील कर उनका जो सिर होता है फिर मैं उसको उबाल कर पी जाता हूँ। और कभी कभी मैं जो इंसानी शरीर है उसको भी खाता हूँ, और जो इंसानी शरीर के टुकड़े होते हैं वो मैं सूअरों को डाल देता हूँ, तो सूअर अपना पेट भर लेते हैं उससे। तो इस तरह से मैंने सबसे पहले जो कत्ल है वो उस शख्स का किया जिसने मुझे लिफ्ट देने से मना कर दिया था। उसके बाद सेकंड कत्ल मैंने किया था, एक कालीचरण श्रीवास्तव हैं जो कि गार्ड की नौकरी करते थे लेकिन बहुत तेज़ दिमाग थे। उसके बाद वो सारे 14 जनों के नाम गिनाता है जो कि उस डायरी से हूबहू मैच करते हैं। उसके बाद पुलिस राम निरंजन और उसका जो साला था वक्शराज, दोनों को पकड़ती है और उनको कोर्ट में बंद कर देती है और उनको जेल में बंद कर देती है। अब इनके ऊपर केस चलाया जाना था और सबसे पहले तो पुलिस को यही था कि शायद ये जो था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये कोर्ट में इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे कि वो तो मल्टीपल पर्सनालिटी का डिसऑर्डर का शिकार है, तो उसका तो इसमें कोई रोल है नहीं और वो सज़ा से बच जाए। लेकिन जब पुलिस इसका जांच कराती है तो पता चलता है कि वो किसी भी तरह की बीमारी का शिकार नहीं है, वो सिर्फ अपने इस फितूर के चलते, क्योंकि जब वो छोटा था तब जब उसके माँ बाप उसको कंपेयर करते थे लोगों से कि वो देखिए वो कितना तेज़ दिमाग है, ये है वो है। तो क्या है कि कोई भी क्रिमिनल होता है या कोई भी शख्स लाइफ में आज जहाँ है ना उसमें लगभग उसका 80 से 90% रोल उसके बचपन का ही होता है। अगर आपका बचपन में आपको ट्रॉमा मिले हैं, आपको उस तरीके से परवरिश नहीं दी गई है जिस तरह से दी जानी थी, तो कई लोग क्राइम का रास्ता भी अपनाते हैं, कई लोग क्रिमिनल भी बनते हैं। और ज़्यादातर केस में अगर हम देखते हैं तो जो साइकोपैथ होते हैं, जो सीरियल किलर होते हैं, उनके कहीं ना कहीं उस चीज़ के जो तार हैं वो अपने बचपन से ज़रूर जुड़े होते हैं। जो एक्सीडेंटल क्रिमिनल बने हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो एक प्लान्ड वे में जो सीरियल किलिंग करते हैं, साइकोपैथ जिस तरह से किलिंग करते हैं, तो उनका बचपन का बड़ा रोल होता है, क्योंकि उनके जो न्यूरल सर्किट है वो ही चेंज हो जाते हैं उनके बचपन में, जो कि एक काफ़ी नाजुक उम्र होती है। तो खैर राम निरंजन उर्फ एलियास राजा कलंदर और उनके साले साहब वक्शराज पर कोर्ट केस चला जाता है और 2011 में इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी जाती है। इस बीच में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानकर इनको सेशन कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट उसका फैसला पलट देती है और जिसके अगेंस्ट ये जाते नहीं। और 2011 में इनको हाई कोर्ट के द्वारा ताउम्र
जेल में बंद करने की सज़ा सुनाई दी जाती है और अभी भी ये जेल में ही अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो ये थी कहानी राम निरंजन एलियास राजा कलंदर की, जो कि दुनिया का सबसे तेज़ सबसे ज़हीन दिमाग आदमी है। और ये जो कहानी हमको सजेस्ट की थी ये इलाहाबाद की कोई सुमन जी हैं। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग विद दिस स्टोरी। और आपके पास भी इनकेस अगर कोई ऐसा सजेशन हो तो यू कैन शेयर विथ मी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।